हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस नॉर्मल सॉल्यूशन, है ना। ये जो टॉपिक है थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के ही लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपसे थ्योरी में जब आप एग्जाम देने जाते हैं वहाँ भी पूछ लिया जाता है प्रिपेयर 0.1 नॉर्मल एससीएल सॉल्यूशन एंड गिव द मेथड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ऐसे करके पूछ लेते हैं। लैब में तो आपको करना ही करना होता है। तो अभी जो हम देखने वाले हैं वो थोड़ा सा थ्योरेटिकली देखने वाले हैं इन सब चीज़ों की, ठीक है ना। अभी हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो नॉर्मल और मोलर दोनों को ही सोल्यूशन प्रिपेयर करके उन्हें स्टैंडर्डाइज करना है, बट अभी जो हम देखने वाले हैं वो सिर्फ नॉर्मलिटी पे फोकस करने वाले हैं। मोलरिटी को हम लोग फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे। जो हमारे पास पहला कंपाउंड है जिसका हमें सोल्यूशन प्रिपेयर करना है वो है हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड। एंड दैट पर्टिकुलर ऑक्जेलिक एसिड जो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है 6.3 ग्राम हम यूज करेंगे। पहले तो ये देख लेते हैं जो पहली लाइन है, वेक रेडी 6.3 ग्राम हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड एंड मेक अप द वॉल्यूम अप टू 1000 ml। अगर आप 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड लेते हैं और 1000 ml सोल्यूशन बनाते हैं तो वो जो सोल्यूशन आएगा बेटा वो 0.1 नॉर्मल आएगा। इसका सीधा सा मतलब है ये जो यहाँ पर प्रिपरेशन का प्रोसीजर दिया हुआ है वो है प्रिपेयर 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड ओके। एंड अगर बताएं कि कितना बनाना है तो वो 1000 ml सोल्यूशन बनाना है। इस चीज का प्रोसीजर यहाँ पर गिवन है। एक तरीका तो ये है कि आप भी ये याद कर लें, रट्टा मार लें, है ना। और दूसरा तरीका ये है कि आप पता लगाएं कि 6.3 ये कहाँ से आया। तो पता लगाने का जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका यही है कि आप क्या करें, जो मैंने आपको नॉर्मेलिटी पढ़ाते समय फॉर्मूला बताया था, लाइक W इक्वल्स टू NEV डिवाइडेड बाई 1000, ये रूल लगा दें, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज कर लें। अच्छा, अगर लिक्विड दिया हुआ होता तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगता, फिर N1V1 इक्वल टू N2V2 का फॉर्मूला लगता। अब ये फॉर्मूला लगाने के लिए आपको इस पर्टिकुलर कंपाउंड का एक तो या तो फॉर्मूला स्ट्रक्चर कुछ तो पता होना चाहिए, उसके बाद आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना आना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट निकालने के साथ साथ आपको इक्विवेलेंट वेट भी फाइंड आउट करना आना चाहिए। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर या फिर फॉर्मूले की बात करें तो वो कुछ इस तरीके का होता है, लाइक इधर कर लेते हैं COOH और इसमें 2 वाटर के भी मॉलिक्यूल्स होंगे अभी के लिए अगर हम बात करें। क्यों? क्योंकि हमने जो है ऑक्जेलिक एसिड लिया वो हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड है। अब अगर हमने हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड लिया है तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो 12 दूना 24, इनका हमें सम करना है। जितने भी एटम्स हैं उनके मॉलिक्यूलर वेट निकाल करके उनका सम कर दीजिए तो फिर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट आपको मिल जाएगा। 4 ऑक्सीजन है, 16 दूना 32 दूना 64, 64 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का होता है 16 और 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया। अगर वाटर की बात करें हम तो वाटर होता है 18 और 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं तो 18 दूना 36, 36, 4 4 8 2 10, 10 6 16 के 6, 4 6 4 10 तो 12, 126 ग्राम पर मोल इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट हो गया। तो जो इस पर्टिकुलर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाला वो है 126 ग्राम पर मोल। ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट 126, ओके। अब हमें इसका इक्विवेलेंट वेट भी फाइंड आउट करना होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं W इक्वल टू कितने नॉर्मल का बनाना है, 0.1 नॉर्मल का बनाना है इनटू E यानी इक्विवेलेंट वेट, ये आपको फाइंड आउट करना है। और इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही बता रखा है, इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू, इधर लिख लेते हैं जरा, इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू कितना होता है, जो मोलर मास है आपका, मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। यहाँ जो एन फैक्टर को और क्या कहते थे, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयन। तो यहाँ पर जो रिप्लेसेबल आयन है हमारे पास वो ये दोनों है, ठीक है। यानी एन जो इसका होगा, सॉरी एन फैक्टर जो होगा वो 2 होगा। मोलर मास कितना निकाला आपने, 126 निकाला डिवाइडेड बाई 2, 6 3, यानी जो इक्विवेलेंट वेट है वो 63 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर आप इस फॉर्मूले में इक्विवेलेंट वेट को रख दीजिए। इधर हमने रखा 63 इंटू वॉल्यूम,
कितना वॉल्यूम आप यूज़ कर रहे हैं, कितना हमें वॉल्यूम बनाना है, तो हमें बनाना है 1000 ml डिवाइडेड बाई 1000। हालांकि 1000 से 1000 इधर कैंसिल हो जाएगा, 0.16.3 के आसपास वैल्यू आ जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड बनाना हो, 1000 ml बनाना हो, तो आपको जो अमाउंट यूज करना है, ठीक है, जो क्वांटिटी यूज करनी है वो है 6.3। समझते हैं जरा एक डायग्राम के थ्रू कि कैसे ये चीज पॉसिबल होगी। यहाँ पर जो हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है ये 1000 ml का है, आपको दिख रहा होगा 1000 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। सबसे पहले अगर पॉइंट को हम देखें तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पॉइंट में एक्यूरेटली 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड ले करके यहाँ पर ट्रांसफर कर लेना है। ट्रांसफर करने के बाद में अराउंड आधी क्वांटिटी इसमें जो सॉल्वेंट है, जो हमारे पास वाटर है, वो फिल करना है। फिल करने के बाद इसे अच्छे से सेक करना है। ओके, बहुत अच्छे से सेक करना है ताकि जितना भी सॉलिड है वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। और उसके बाद फिर इस लाइन पर, यहाँ पर जहाँ मैं लाइन बना रहा हूँ, यहाँ तक एक लाइन बनी हुई है जो कि इंडिकेट करती है कि आप इतना सॉल्वेंट जब डालेंगे तो इसमें जो टोटल सॉल्वेंट का अमाउंट हो जाएगा वो इतने 1000 ml हो जाएगा। तो क्या करना है, आपको वॉल्यूम मेकअप कर देना है। इसे कहते हैं वॉल्यूम मेकअप करना। ठीक है, वॉल्यूम मेकअप कर दीजिए। अब जो सोल्यूशन आपको मिलेगा वो मिलेगा COOH2H2O का, यानी ऑक्जेलिक एसिड का 0.1 नॉर्मल 1000 ml सोल्यूशन। क्लियर है, ये हो जाएगा हमारे पास 0.1 नॉर्मल का 1000 ml सोल्यूशन। तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप आसानी से बना सकते हैं अपनी लैब में। इसके स्टैंडर्डाइजेशन की नीड नहीं होती है, जस्ट बिकॉज दिस इज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड। ये खुद में ही प्राइमरी स्टैंडर्ड है, इसको स्टैंडर्डाइजेशन की नीड नहीं होती। कहाँ पर यूज किया जाता है, यूज टू चेक द स्ट्रेंथ ऑफ सेकेंडरी स्टैंडर्ड लाइक NaOH KOH के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट कंपाउंड देख लेते हैं। नेक्स्ट जो कंपाउंड है हमारे पास वो है NaOH। NaOH की जब हम बात करते हैं तो NaOH भी आपको लैब में पेल्स के फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में दिखता है। ठीक है ना, तो आप वहां से क्या करते हैं, सिंपली हम इसके लिए, इसकी प्रिपरेशन के लिए भी हम फॉर्मूला यूज करते हैं W इक्वल्स टू NeV डिवाइडेड बाई 1000। अब फिर से आपको क्या क्या पता होना चाहिए, तो NaOH का मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका आपको मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर वेट अगर पता होगा तो आप इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट कर पाएंगे। Na का होता है 23, ऑक्सीजन 16 हो गया एंड हाइड्रोजन 1 हो गया। इसका मतलब ये हुआ 6 3 9 1 10 10 0 3 1 4 40। इसका जो इक्विवेलेंट इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो 40 होगा। और इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं बेटा, इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू होता है मोलर मास डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। और यहाँ पर एन फैक्टर 0 होगा क्योंकि रिप्लेसेबल आयन देखो 0 है, तो 40 डिवाइडेड बाई 1, इसका मतलब जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो 40 ही आएगा। क्लियर है बात, तो इक्विवेलेंट वेट हमने क्या कहा यहाँ पर, कितना आएगा, 40 ही आएगा जितना इसका मॉलिक्यूलर वेट है। सिंपली हमें क्या करना है, इसको इस फॉर्मूले में रख देना है। कितने नॉर्मल का बनाना है यहाँ पर नहीं अभी दिया गया, बट जो क्वांटिटी निकाली गई हाँ दिया हुआ है, ये यहाँ पर दिया हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH सोल्यूशन। और कितना बनाना है, तो हमेशा 1000 ml की क्वांटिटी से हम कैलकुलेट करते हैं। W इक्वल टू 0.1 इंटू E, अभी निकाला मैंने 40 इंटू कितना बनाना है 1000 ml डिवाइडेड बाई 1000 से 1000 कैंसिल, तो W इक्वल टू आ जाएगा 4 ग्राम। इसका मतलब हुआ कि अगर हम 4 ग्राम NaOH लें और उसका 1000 ml सोल्यूशन बनाएं तो वो जो सोल्यूशन बनेगा वो बनेगा आपका 0.1 नॉर्मल का। फिर से इसके थ्रू समझते हैं हम, जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यहाँ पर दिया हुआ है, समझो। सबसे पहले क्या करना है, जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो हमारा वो बहुत ही क्लीन होना चाहिए। आप पहले इस चीज को इंश्योर करें, और क्लीन होने के बाद में एकदम ड्राई एंड क्लीन होना चाहिए। इसमें फिर हम 4 ग्राम, ये जो आपने कैलकुलेट करा इधर 4 ग्राम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद फिर इसमें सॉल्वेंट यानी कि वाटर आप फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद में आप उसे अच्छे से सेक करिए। ठीक है, और सेक करने के बाद में जब डिजोल्व हो जाए सारा NaOH, इसमें डिजोल्व होने के बाद में आप क्या करिए, फिर से इसका
वॉल्यूम मेकअप कर दीजिए, वॉल्यूम मेकअप कर दीजिए अप टू 1000 ml मार्क। और ये जो मैं ब्लैक बना रहा हूँ यहाँ पर एक 1000 ml का मार्क बना हुआ होगा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की नेक पर, ठीक है। और अब ये जो सोल्यूशन मिलेगा, ये सोल्यूशन हमें मिलेगा 0.1 नॉर्मल का 1000 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। क्लियर है? होपफुली आपको ये छोटी सी बात आसानी से समझ में आ रही होगी। और वही सारे पॉइंट्स यहाँ पर ये 3-4 पॉइंट दिए गए हैं जो कि आपको देखने। बात आ जाती है कि स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करेंगे। जस्ट बिकॉज NaOH इज द सेकेंडरी स्टैंडर्ड, NaOH जो है वो हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। और अगर आप इसका कहीं भी यूज करने जा रहे हो तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो NaOH का सोल्यूशन आपने बनाया है वो इतना ही नॉर्मल का बना हुआ। जैसे आपने यहाँ कहा कि हम 0.1 बना रहे हैं, अब सपोज कि 0.1 की जगह वैल्यूज कुछ बदल गई और आप इसे किसी फर्दर एनालिसिस में यूज कर रहे हैं, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, रिजल्ट्स आपके एक्यूरेट नहीं आएंगे। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम इसे स्टैंडर्डाइज करते हैं। और स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपके पास ब्यूरेट होनी चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब है कि आप टाइट्रेशन के थ्रू ही स्टैंडर्डाइजेशन कर पाएंगे। अगर आपको यहाँ पर एक असेंबली दिख रही हो, अब इस असेंबली को अगर आप देखें तो यहाँ पर जो एक छोटी सी असेंबली दिख रही है, इसमें सारी चीजें आपको दिखाई गई हैं, क्या चीज क्या है। यहाँ पर जो इस केस में, अगर इस स्टैंडर्डाइजेशन के केस में देखें तो जो हमने यहाँ पर एनालाइट दिखाया, एक्चुअली हम यहाँ पर टाइट्रेंट फिल कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड है वर्क करता है एज अ टाइट्रेंट। कैसे काम करेगा? एज अ टाइट्रेंट। और जो हमारे पास NaOH जो आपने बनाया है वो NaOH वर्क करेगा एज अ एनालाइट, ओके। और इसी एनालाइट को हम कह देते हैं टाइट्रेंट। क्लियर है बात? इसमें फिर एक इंडिकेटर का यूज करते हैं, तो फिनोल्फ्थालीन वर्क एज इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर में बड़ा कॉमन सा इंडिकेटर है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप इसे देखेंगे। यहाँ पर अच्छा, आप फिल करने को जैसे यहाँ टाइट्रेंट लिखाया गया है तो यहाँ पर एनालाइट फिल कर सकते हैं, बस जस्ट अपोजिट एंड पॉइंट आएंगे। जैसे इसमें क्या दिखा रहा है, पिंक कलर अपीयर होगा। क्लियर? यहाँ पर जो प्रोसीजर दिया गया पिंक कलर अपीयर होगा, बट जब आप इसको रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है, यानी यहाँ टाइट्रेंट और यहाँ एनालाइट कर देंगे तो वो पिंक कलर डिसअपियर होगा। यहाँ पर अपीयर हो रहा है, यहाँ पर डिसअपियर होगा, इतना ही चेंज है। तो हम इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चलेंगे। हमने यहाँ पर जो लिया है वो है हमारा टाइट्रेंट। क्लियर है? टाइट्रेंट है। और यहाँ जो हमने लिया है वो है हमारे पास एनालाइट, वो है एनालाइट। अच्छा, एनालाइट यहाँ पर क्या है तो आपको पता होना चाहिए। एनालाइट हमारे पास NaOH है, टाइट्रेंट क्या है हमारे पास, ऑक्जेलिक एसिड है। अब जो ऑक्जेलिक एसिड है, आपको इससे पहले मैंने सिखाया कि ऑक्जेलिक एसिड 0.1 नॉर्मल बनेगा कैसे, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। इतनी सी बात हो गई। सबसे पहले पॉइंट में हम क्या लेते हैं, एक कोनिकल फ्लास्क में 10 ml ऑक्जेलिक एसिड ले लिया, यानी हमें एक वैल्यू पता चल गई कि एक वॉल्यूम पता चल गया 10 ml। कितने नॉर्मल का हमने लिया, तो हमने लिया है 0.1 नॉर्मल का ऑक्जेलिक एसिड। दो चीजें हमें पता चल गई। एनालाइट हमने कितने नॉर्मल का लिया है, ये हम ऐसे नहीं कह सकते क्योंकि यही तो हम पता लगाने जा रहे हैं कि कितने नॉर्मल का है। आपने बनाया जरूर 0.1 नॉर्मल का है, लेकिन एक्चुअली हम स्टैंडर्डाइजेशन के थ्रू पता करना चाहते हैं कि एग्जैक्ट जो है नॉर्मेलिटी क्या है। वॉल्यूम जरूर इसका हम पता लगाएंगे। अब आपको क्या करना है, इसमें आपने ऑक्जेलिक एसिड ले लिया, इसमें आपने ब्यूरेट में एनालाइट फिल कर लिया, फिर यहाँ पर इंडिकेटर ऐड कर दिया आपने 2 से 3 ड्रॉप। इंडिकेटर क्या है आपके पास, तो मैंने यहाँ आपको बताया इंडिकेटर है फिनोल्फ्थालीन। फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर लेने के बाद फिर आपको क्या करना है, टाइट्रेशन स्टार्ट करना है। एट अ सर्टेन पॉइंट जब आप टाइट्रेट करेंगे तो जो आपका इनिशियल कलर होगा वो पहले ये कलरलेस होगा। इनिशियल जब आप इंडिकेटर ऐड करेंगे तो कलरलेस होगा ये सोल्यूशन, लेकिन जैसे ही एंड पॉइंट आएगा एक पिंक कलर वहां पर अपीयर हो जाएगा। ये जो सोल्यूशन है कैसा हो जाएगा, ये पिंक कलर का हो जाएगा। और जैसे ही पिंक कलर आएगा इट विल इंडिकेट द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन। ये टाइट्रेशन का एंड पॉइंट दिखाएगा। और जैसे ही एंड पॉइंट दिखाएगा आपको जो टाइट्रेशन है उसे स्टॉप कर देना है। और स्टॉप करने के बाद में देखना है कि ये रीडिंग कितनी है। यहाँ पर ब्यूरेट में रीडिंग दी हुई होगी, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगी 0 से और यहाँ 50 तक जाएगी। तो 10 ml कितना हुआ, लाइक 10 ml 15 ml 20 ml जितना भी यूज हुआ है आपको यहाँ पर दिखा देगा, ठीक है। यहाँ से 50 से होगा
और इधर 0 से स्टार्ट होगी, 10, 20, 30 जितनी भी ml यूज हुई वो आपको यहाँ से सपोज कि 10 ml में ही कलर आ गया, और मोस्ट ऑफ द केसेस में 10 ml में आएगा जब 0.1 नॉर्मल की बात हो रही है। जब आप यहाँ पर 10 ml लेंगे, अगर यहाँ पर 20 ml आप ऑक्जेलिक एसिड यूज करेंगे तो यहाँ पर 20 ml के आसपास ही रीडिंग यूज होगी। इतना सब करने के बाद में सपोज कि 10 ml में आ गया, अब आपको क्या करना है, नोट द रीडिंग एंड कैलकुलेट यूजिंग द फॉर्मूला N1V1 इक्वल टू N2V2। ये फॉर्मूला को यूज करके आपको क्या करना है, रीडिंग को कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूले को यूज करके, तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए, N1V1 इक्वल्स टू N2V2। क्लियर है। अब देखो हमारे पास क्या क्या आ गया, मैंने कहा आपसे एक तो 10 ml मिल गया, 0.1 नॉर्मल मिल गया, 10 ml ये भी वैल्यू मिल गई, और जो नॉर्मेलिटी है यानी कि ये हमें पता करना है। तो वो जो नॉर्मेलिटी है यानी कि N1 वी हैव टू फाइंड आउट द N1, तो N1 को N1 ही रहने देते हैं, इनटू V1 यानी ये वाली वैल्यू, वॉल्यूम, V यानी वॉल्यूम, तो उसको हमें क्या करना है यहाँ मेंशन करना है, इक्वल टू N2 यानी कि ये वाली रीडिंग 0.1 नॉर्मल है तो 0.1 रखा, और कितना हमने लिया था ऑक्जेलिक एसिड, ये 10 ml। अच्छा, कहने को ये भी कह सकते हो कि इसे हम ऑक्जेलिक एसिड मान लें, ऑक्जेलिक एसिड, इसे हम NaOH भी मान सकते हैं, तो ये भी आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, N1 इक्वल टू, जब इसको इधर लेके आएंगे तो 0.1 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10, 10 कैंसिल बाई 10, N1 इक्वल टू 0.1 नॉर्मल। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने सोल्यूशन बनाया है वो एग्जैक्ट उसी नॉर्मेलिटी का है जिस नॉर्मेलिटी का आपने सोल्यूशन बनाया है। ठीक है। अगर ये वैल्यू जो यहाँ पर 10 आई है, 10 की जगह वैल्यू अगर चेंज हो जाती, 11 या 12 या 13, 14 कुछ ऐसी हो जाती, तो आप पाते कि ये वाली वैल्यू भी चेंज हो जाती है। इसका मतलब जो आपने सोल्यूशन बनाया था और सोल्यूशन बनाने के बाद में जब आपने स्टैंडर्डाइज किया तो दोनों में वेरिएशन आ रहे हैं, तो हम कौन सा सोल्यूशन मानेंगे, जो बनाया वो नहीं मानेंगे, जो लास्ट में रीडिंग आती है स्टैंडर्डाइजेशन के बाद में उस सोल्यूशन पे ज्यादा भरोसा करेंगे। ठीक है। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आगे वाला देखते हैं जरा, प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ HCl सोल्यूशन। अब HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और मैंने आपको बताया हुआ है कि HCl सोल्यूशन कैसे बनता है। HCl सोल्यूशन बनाने के लिए जो आपके लैब में बॉटल होगी उसमें पहले से ही एक नॉर्मेलिटी गिवन होगी। ठीक है। और अगर नॉर्मेलिटी पहले से गिवन है तो ऑब्वियसली आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि जब हम लिक्विड की बात करते हैं तब जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो यूज करते हैं N1V1 इक्वल्स टू N2V2। अब कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने पीछे जो पीछे स्लाइड थी उसमें हमने ये निकालने के लिए यूज कर लिया, तो बिल्कुल यहाँ भी तो हम नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। चाहे आपको नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी हो, चाहे वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो, आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर हम नॉर्मेलिटी पहले हमें दी है, वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, वहां पर हमें जो है नॉर्मेलिटी निकालनी थी तो वॉल्यूम दिया हुआ था, है ना। तो ये चीज आपको थोड़ा सा क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद में आप देखेंगे, जैसे कि मैं इसकी बात करूं तो ये चीजें जो आपको करना है वो दी हुई है। क्या करना है, यानी कि हम कह देते हैं जो करना है उसे रिक्वायर्ड बोल रहे हैं हम यहाँ पर, और ये मान लेते हैं इधर कुछ गिवन है, कुछ वैल्यूज गिवन है। कौन सी वैल्यूज गिवन है, तो V1 नहीं दिया हुआ है हमें। देखो कैसे, अगर हम HCl को देखें तो उसकी जो नॉर्मेलिटी होती है 11.97 के आसपास आती है, तब 37% कंसंट्रेटेड HCl हम लेते हैं। इतने नॉर्मल का हमेशा ही बना हुआ वो सोल्यूशन होता है, ये तो बात होगी। तो ये हो गया हमारा N1। V1 हमें फाइंड आउट करना है, N2 हमारे लिए वो है जितना हमें बनाना है। ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको 0.1 नॉर्मल और 1000 ml बनाना है। क्लियर। तो ये हमें कितना बनाना है, 0.1 नॉर्मल बनाना है। ये देखो मैंने जितना हमें रिक्वायरमेंट है, जितनी हमें जरूरत है। फिर V2 यानी वो वॉल्यूम कि कितने अमाउंट में आपको बनाना है, तो V2 यानी ये तीन चीजें आपको दे दी गई हैं, ये तीन, और ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इनको रख देते हैं जरा। N1 देखो क्या है, N1 है 11.9 इंटू V1 देखो फाइंड आउट करना है, इक्वल टू N2 0.1 है हमारे लिए, और V2 हमारे लिए 1000 है। कितना है, 1000। इतनी सी बात हो गई। अब इसको आपको कैलकुलेट कर लेना है और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। देखो जरा, V1 इक्वल टू 0.1 इंटू, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 11.9,
तो जब आप इसको डिवाइड करते हैं 11.9 तो अराउंड जो वैल्यू मिलती है वो V1 इक्वल टू 8.4 समथिंग आ जाती है, 8.3 पॉइंट ऐसे कुछ आती है। तो 8.4 के आसपास हम इस वैल्यू को रख लेते, तो यहाँ पे आप 8.4 ही करिएगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जो 8.4 निकल के आई, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क फिर से लीजिए और समझना ये पड़ेगा कि ये जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है ये 1000 ml की कैपेसिटी का है। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले जब एसिड की अब बात करें तो सबसे पहले आप इसमें अराउंड हाफ के आसपास जो सॉल्वेंट यानी कि वाटर है वो पहले फिल कर लीजिए। पहले वाटर अब लेना है ना, एसिड के केस में पहले वाटर लेना है। उसके बाद आप ड्रॉप वाइज एक्यूरेट मेजरमेंट करके 8.4 ml ड्रॉप वाइज इसमें धीरे धीरे ऐड करिए, एकदम से ऐड नहीं करना है, धीरे धीरे ऐड करिए, क्योंकि एकदम से ऐड करोगे हो सकता है ब्लास्ट भी हो जाए, तो धीरे धीरे हमें ऐड करना है। और जब ये HCl कॉन्सेंट्रेटेड HCl इसमें ऐड हो जाए 8.4 ml, आप एक बार जेंटल सेक करके मिला दीजिए। और मिलाने के बाद यहाँ तक, ये जो मैंने अभी मार्क बनाया एक्चुअली इस पर मार्क पहले से ही गिवन है, यहाँ तक आप इसे फिल करिए। और ये जो मार्क है एक्चुअली 100 ml कैपेसिटी को दिखाता है। अब जो आपके पास ये सोल्यूशन होगा ये होगा 0.1 नॉर्मल 1000 ml HCl सोल्यूशन, क्लियर है। ये इतना सोल्यूशन होगा हमारे पास, ये सोल्यूशन बन गया। अब आपने तो बना दिया, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि मैं क्यों विश्वास करूं आप पे कि आपने ये सोल्यूशन बना दिया। तो उसके लिए आप कहेंगे सर मैं ना स्टैंडर्डाइजेशन करके दिखाता हूं इसका। तो अब आपके पास आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने क्लेम किया कि जो HCl का सोल्यूशन आपने बनाया है वो जो है वो 0.1 नॉर्मल का है। उसके लिए सबसे पहले जो आपको करना है कि असेंबली लेनी ही पड़ेगी, ब्यूरेट हो, कोनिकल फ्लास्क हो, ब्यूरेट स्टैंड हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो। फिर आपके पास एक बढ़िया सा टाइट्रेंट हो, टाइट्रेंट के साथ में एक बढ़िया सा इंडिकेटर हो जो इस चीज़ को, इन दोनों की रिएक्शन के कंप्लीशन को शो करे। तो यहाँ पर जो हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं वो होता है मिथाइल ऑरेंज, यही कहीं आपको दिख जाएगा, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और उसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसका टाइट्रेंट सोडियम कार्बोनेट, ये दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट वर्क एज टाइट्रेंट। अच्छा, यहाँ पर आप इस प्रोसीजर में देखेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग चीजें लिखी हुई हैं। और ये जो मिथाइल ऑरेंज है ये वर्क करता है इंडिकेटर की तरह। और जो आपने HCl सोल्यूशन बनाया है, जो HCl सोल्यूशन प्रिपेयर किया है वो वर्क करेगा यहाँ पर एज अ एनालाइट। एनालाइट वो सब्सटेंस है जिसकी हमें एनालिसिस करनी होती है। तो सबसे पहले क्या करना है, इस कोनिकल फ्लास्क में आपको एक X नंबर, जैसे कि यहाँ पर जो दिया हुआ है, पहला तो पॉइंट दिया हुआ है कि अच्छे से आप ब्यूरेट को साफ कर ले, बिल्कुल सही बात है, ताकि कोई भी कंटामिनेशन ना रहे उसमें। सबसे पहले जो आपको करना होता है कि एक ब्यूरेट है, ये वाली जो ब्यूरेट है, इसको सोडियम कार्बोनेट के सोल्यूशन से 0.1 नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट के सोल्यूशन से फिल कर लें। अब देखो यहाँ पर टाइट्रेंट यहीं दे दिया गया, इससे पहले वाले में टाइट्रेंट को यहाँ दिया था, उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, बस आपको एंड पॉइंट डिटेक्ट करना आना चाहिए कि कब कलर में चेंजेस हुए। उसके बाद में आपको ये 10 ml HCl सोल्यूशन यहाँ पर फिल करना है, ठीक है, लेना है। और उसके बाद में कुछ ड्रॉप्स, 2 से 3 ड्रॉप मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर की आपको ऐड कर देनी इसी सोल्यूशन में, ठीक है। यहाँ इंडिकेटर आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद में आपको अब क्या करना है, टाइट्रेशन स्टार्ट करना है। और जब आप टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इनिशियल जो कलर रहने वाला, जैसे आप इंडिकेटर ऐड करोगे तो इसका जो कलर होगा वो रेडिश हो जाएगा इनिशियली, है ना। शुरुआती जो कलर रहेगा वो ये रेड कलर का हो जाएगा जो कोनिकल फ्लास्क में आपका सोल्यूशन गिवन है। आफ्टर द एंड पॉइंट, या यूँ कहें एंड पॉइंट के बाद जो एंड पॉइंट होगा हमारा, वो इसका ऑरेंज या फिर येलोइश कलर समटाइम दिखता है, ठीक है। आप देखिएगा लैब में करके, आपको फॉर श्योर रिजल्ट मिलेंगे। और जैसे ही कलर चेंज होता है, कलर चेंज होने पर हम कह देते हैं कि हमें एंड पॉइंट मिल गया, ठीक है। और जैसे ही एंड पॉइंट मिलता है हम टाइट्रेशन को वहीं पर रोक देते हैं। और रोकने के बाद में ये वाली जो रीडिंग है इसे नोट करते हैं। सपोज मैं फिर से 10 ही ले रहा हूँ यहाँ पर ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। सपोज कि 10 ml यहाँ पर टाइट्रेंट का यूज हो गया। अब जब आपके सामने देखो क्या क्या मिल गया, एक तो ये 10 ml यूज हुआ, 0.1 नॉर्मल का था, तो 2 रीडिंग आपको यहाँ मिल गई। ये आपने 10 ml यूज किया है और इस ये वॉल्यूम हो गया आपका, ठीक है।
कितनी नॉर्मेलिटी का था ये हमें फाइंड आउट करना, यही तो हमें देखना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से फॉर्मूला यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, फिर से जो फॉर्मूला है N1V1 इक्वल्स टू N2V2 का यूज करते हैं। क्लियर है बात? अब देखो जरा इसमें कैसे रखेंगे हम रीडिंग्स को। तो सबसे पहले आपको N1 फाइंड आउट करना है, और N1 फाइंड आउट करने का मतलब क्या है कि आप पहले सोल्यूशन कौन सा बना रहे हैं, तो HCl बना रहे हो। मान लेते हैं ये सारी रीडिंग HCl की हैं, ये Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट की। तो N1 तो हमें HCl का फाइंड आउट ही करना है, इनटू V1 यानी 10 ml हमने यूज किया था। देखो ना यहाँ पर कितना लिया था, यहाँ से देखो 10 ml प्रिपेयर्ड HCl लिया था, 10 ml हमने यहाँ लिख दिया। N2 का मतलब है ये कितनी नॉर्मलिटी का बनाया था, टाइट्रेंट, तो N2 आपने बनाया था 0.1 नॉर्मल का, इनटू V2 कितना यूज हो गया ये, तो आपने कहा सर 10 ml यूज हो गया। फिर से प्रीवियस कैलकुलेशन ही रिपीट हो रही है, 0.1 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10, 10 से 10 कैंसिल हुआ, N1 इक्वल टू हमारा आ गया 0.1 नॉर्मल। इसका मतलब जो आपने प्रॉमिस करा था कि 0.1 नॉर्मल का सोल्यूशन हमने बनाया है, वो आफ्टर स्टैंडर्डाइजेशन भी 0.1 नॉर्मल ही रहा। ठीक है ना। सपोज कि ये जो टाइट्रेंट था ये 10 की जगह मान लेते हैं 12 ml यूज हो गया, सपोज कि 10 की जगह 12 ml यूज हो गया। तो जब ये 10 की जगह 12 ml यूज होगा तो देखो कैलकुलेशन कैसी होगी, N1 इंटू ये तो 10 ही था तो 10 रहेगा, इक्वल टू 0.1 तो 1 ही रहेगा, इंटू कितना यूज हो गया, 12 यूज हो गया। तो N1 इक्वल टू 0.1 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 10, तो N1 इक्वल टू 1.2 डिवाइडेड बाई 10, तो N1 इक्वल टू अराउंड आ जाएगा 0.12 नॉर्मल। इसका मतलब ये हुआ कि ये सोल्यूशन जो आपने क्लेम किया था कि 0.1 नॉर्मल हमने प्रिपेयर किया है, वो 0.1 नॉर्मल ना होकर के 0.12 नॉर्मल है। ठीक है ना। अब अगर ऐसी वैल्यूज आते हैं तो हम प्रेफरेंस इसको देंगे, ना कि आप इसको प्रेफरेंस देंगे कि आपने इतना बनाया था। नहीं, आपने जो बनाया था वो गलत हो गया। स्टैंडर्डाइजेशन के बाद आप बताएंगे कि ये एकदम क्लियर डेटा है, ये परफेक्ट जो है इसकी नॉर्मेलिटी है HCl की जो आपने प्रिपेयर करी है। ठीक है ना। ताकि आप जब फर्दर इसका यूज करेंगे किसी एनालिसिस में तो उस कैलकुलेशन में आप इस नंबर का यूज कर सकें, ना कि 0.1 का यूज कर सकें। क्लियर है। होपफुली आपको ये दोनों चीजें, चाहे HCl का स्टैंडर्डाइजेशन हो, चाहे वो NaOH का हो, चाहे फिर प्रिपरेशन हो ऑक्जेलिक एसिड की, सारी चीजें समझ में आएंगी। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो है सोडियम थायोसल्फेट की, वो हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना। थैंक यू।